हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर IAS चैनल। तो जैसे कि आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जो डिटेल्स हैं, जो इसमें चेंजेस हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से आपके जो जो डाउट हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा, और जो जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा चीज़ें, और अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो उसे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो छूट गई हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को हम अलग जो वीडियो आएगी उसमें वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज आपको पता है कि 14 मार्च है, और 14 मार्च को ये नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इसमें सारी डिटेल्स हमारे पास है। 78 पेजेस का ये एडवर्टाइजमेंट है। तो देखिए, इसकी जो लास्ट डेट है, सबसे पहले ये बता दूं, 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल 2024 है लास्ट डेट, यानी कि बहुत कम समय आपके पास है। 14 मार्च आज डेट है, आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। और 3 अप्रैल यानी कि 3 अप्रैल मतलब मुश्किल से आपके पास 16-17 दिन है, बहुत कम यहाँ पे समय रखा गया है। तो आपको टाइम से आपको क्या कर देना है, फॉर्म फिल कर देना है। सबसे पहले तो आपको ये करना है। ठीक है, अब देखिए, इसके अलावा देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि टोटल कितने यहाँ पे वो आए हुए हैं, कितनी रिक्तियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। तो जो टोटल रिक्तियाँ हैं वो 189 रिक्तियाँ यहाँ पे आई हैं। टोटल 189 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो 189 वैकेंसी अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसीज होती हैं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो ये अपर पीसीएस का जो पेपर है वो 3 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस हो गया, और फिर उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए, एडवर्टाइजमेंट तो आ गया है, आप फॉर्म फिल भी कर लोगे। तो यहाँ पे ये प्रस्तावित किया गया है कि जो प्रीलिम्स है इसका, यानी कि जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये जुलाई माह में होने की पूरी पूरी संभावना है, यहाँ पे प्रस्तावित है। ठीक है, जुलाई माह, अगर जुलाई माह में किन्हीं कारणवश अगर ये थोड़ा सा पीछे चले भी जाएगी तो आई थिंक अगस्त तक तो ये पेपर हो ही जाएगा। तो यानी कि आपके पास अगर देखें अभी, तो आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, तो यानी कि 4 महीने के आसपास आपके पास समय है। तो अभी से आपको अच्छे से बैठ के यहाँ पे इस पेपर की अच्छे से तैयारी करनी है। ये आप सभी को पता है कि स्टेट का एक सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। तो आपको इसके बारे में अच्छे से जो भी डिटेलिंग है इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं ये आपको बता दूंगा, बट आपको अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। 189 यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो रिक्तियाँ हैं, वैकेंसीज हैं, वो घट और बढ़ सकती हैं। ठीक है, आप सभी को पता है 2021 में क्या हुआ था, जब नोटिफिकेशन निकला था उत्तराखंड अपर पीसीएस का, तो उस टाइम पे 224 पोस्टें आई हुई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ पोस्टें बढ़ा दी थी, तो टोटल 318 पोस्ट हो गई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से देखिए, घटना तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर बढ़ सकती है आने वाले भविष्य में। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि कितनी वैकेंसीज अगर बढ़ती हैं तो कितनी वैकेंसी बढ़ेगी। बट जितनी भी बढ़ेगी फ़िलहाल के लिए 189 तो यहाँ पे मोर देन सफिशिएंट है। आई थिंक अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आपको इन्हीं में ही हो जाएगा। अब कौन कौन सी पोस्टें हैं, ज़रा एक बार इन पे भी नज़र डाल देते हैं। देखिए, डिप्टी कलेक्टर यानी कि एसडीएम की पोस्ट आपके पास है। उसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक यानी कि सीओ की पोस्ट आपके पास है। जिला कमांडेंट होमगार्ड की पोस्ट है। और ये लगभग देखोगे जितनी भी ये पोस्टें हैं, ये सारी लेवल 10 की पोस्ट हैं। ठीक है, ये सारी की सारी कितनी लेवल 10 की पोस्ट हैं। ठीक है, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, ARTO जिन्हें कहते हैं हम, जिला पंचायत राज अधिकारी, कार्य अधिकारी हो गया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके पास पोस्ट हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इन पोस्टों में अगर हम देखेंगे, जो अट्रैक्शन है हमारे पास, वो है उप शिक्षा अधिकारी। ठीक है, उप शिक्षा अधिकारी की टोटल 58 पोस्ट हैं, यानी कि अपने आप में 189 में से 58 पोस्ट होना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक यहाँ पे देखने वाली बात है। और इसमें ये एक देखने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि जो ये उप शिक्षा अधिकारी है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो अलग एलिजिबिलिटी है। देखिए, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसमें क्या है, किसी भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि जिन भी लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो ही एलिजिबल हो पाएंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। यानी कि जो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाएगा, उनके लिए थोड़ा सा एक एडवांटेज होगा एज कम्पेयर टू दोज जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है।
तो आप सभी लोग जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इस भर्ती को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा और इसकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के जो चांसेस हैं निकलने के, अगर एसडीएम में नहीं भी हो पाता, सीओ में नहीं भी हो पाता, तो बीईओ यानी कि उप शिक्षा अधिकारी में आपका हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा परिवीक्षा अधिकारी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, बट इसमें पर्टिकुलरली पोस्ट ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी में मांगा है। ठीक है, सोशियोलॉजी में यहाँ पे मांगा है। ठीक है, या तो सोशियोलॉजी के इक्विवेलेंट अगर कोई आपके पास ऐसी मास्टर डिग्री है तो वहाँ पे ये मांगा गया है। इसके अलावा ठीक है, तो परिवीक्षा अधिकारी में ये सारी चीज़ें आपको मांगी गई हैं। इसके अलावा वित्त अधिकारी, राज्य कर अधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, ये सारी पोस्टें हैं। तो टोटल यहाँ पे आपको 189 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें 105 पोस्ट जनरल की है, 35 यहाँ पे आपको एससी की देखने को मिलेगी, 6 एसटी की, 28 ओबीसी की और 15 ईडब्ल्यूएस की। फिर इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी है साथ साथ में। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन की तो बात हो गई, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए। तो ये सारी हॉरिजेंटल कुछ रिजर्वेशन भी है, ये यहाँ पे दिया गया है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इतना आप जब नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है उसको जब आप डाउनलोड करोगे तो वहाँ से आप देखेंगे, बट जो ओवरव्यू है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात वही वाली उप शिक्षा अधिकारी वाली बात मैंने आपको कह दी, परिवीक्षा अधिकारी वाली बात मैंने आपको कह दी, समाजशास्त्री यानी सोशियोलॉजी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या सामाजिक कार्य में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा आपको पता है जो पुलिस उपाधीक्षक होता है उसमें शारीरिक मापदंड भी होता है, आप एलिजिबल है नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ साथ में जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसके लिए भी यहाँ पे कुछ ना कुछ फिजिकल होता है, तो आप सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइट वगैरह मांगी जाती है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं फ़िलहाल के लिए, बट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो इशू रहता है वो रहता है एज का इशू। ठीक है, तो एज का क्या इशू है वो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और जो अधिकतम है वो 42 वर्ष होगी। साथ साथ में छूट भी मिल जाती है, जो अदर कम्युनिटीज़ के होते हैं जैसे SC ST OBC, इनको थोड़ा बहुत छूट मिल जाती है 42 साल के ऊपर भी। ठीक है, बट अब यहाँ पे जो मेन इशू है 21 साल वाला इशू है। अब देखिए 21 साल आपको पूरे होने चाहिए, कब तक? 1 जुलाई 2024 तक आपको क्या होने चाहिए? 21 साल पूरे हो जाने चाहिए। अगर 1 जुलाई 2024 के बाद आपको 21 साल पूरे हो रहे हैं, देन इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 जुलाई से पहले पहले यू शुड बी 21 ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि जो मेंस में चेंजेस हुए हैं पेपर में। ठीक है, 8 पेपर होंगे अब से, पहले 7 पेपर होते थे, उसमें चेंजेस हैं कुछ, तो वो सारे चेंजेस मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। बाकी यहाँ पे कितनी फ़ीस लगेगी फॉर्म भरते टाइम, अनारक्षित की कितनी होगी, EWS वगैरह के लिए कितनी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी आपको जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे अपने आप दिखने लग जाएगा कि कितनी आपको यहाँ पे फ़ीस बननी है। ज़्यादा फीस है नहीं, 150 के करीबन है, तो वहाँ पे आप देखिएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा प्रीलिम्स वगैरह के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स की बात करता हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले प्रीलिम्स की ही बात करेंगे हम, क्योंकि सबसे पहले हमको यही चरण है जिसको निकालना है। तो इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, इसमें 2 पेपर होंगे, तो एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और दूसरा सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा का पेपर होगा। अब क्या है ना कि जो सामान्य अध्ययन का जो पेपर होगा, जिसे GS का पेपर बोलेंगे, ये 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, और इसमें 150 ही क्वेश्चन होंगे। तो यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो 1 अंक का होगा। ठीक है, और अगर आपका सही हुआ तो 1 अंक मिलेगा, अगर आपका गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में समय अवधि यानी कि 2 घंटे के अंदर अंदर आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने पड़ेंगे। नाउ बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा, मतलब ये पेपर होगा आपका, प्रश्न पत्र द्वितीय होगा ये, और इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक प्रश्न होगा उसकी जो मार्क होगी वो 1.5 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपका एक सही होगा तो 1.5 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी कि टोटल 150 पूर्णांक, मतलब 150 नंबरों का ये पेपर होने वाला है। ये भी 2 घंटे का होगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि
यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये सेकंड पेपर है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। ये सिर्फ क्या है? क्वालिफाइंग पेपर है। यानी कि इस सेकंड जो पेपर है, इसमें आपको 33% मार्क्स लाने हैं, मिनिमम 33 मार्क्स लाने हैं। देखिए, अगर किसी के GS1 में सपोज 150 में से 100 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, 150 में से 100 में से ज़्यादा आ जाते हैं, और दूसरे पेपर यानी कि जो जनरल मेंटलिटी एबिलिटी वाला जो टेस्ट है, उसमें अगर 33% का क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो फिर आप GS में भी क्या फेल माने जाओगे, यानी कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। 2021 में जब ये अपर पीसीएस आया है था, तो उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 का आंकड़ा पार करा था GS1 में, बट वो 33% का जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, तो वो प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाए थे। तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ कितना ज़्यादा ब्लंडर करा उन्होंने अपने साथ। तो इसलिए आपको सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा में जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ में उसको भी अच्छे से तैयार करना है, तो ये चीज़ आपके पास रहेगी। नाउ अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं कि क्या बदलाव हुए हैं और किस तरीके से हुए हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको मतलब पहले किस तरीके का स्ट्रक्चर था मुख्य परीक्षा में वो बता देता हूँ, फिर आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। देखिए, 2021 में जब नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम पे या उससे पहले टोटल 7 पेपर हुआ करते थे। अब जिसमें चेंजेस हुए हैं बस मैं उसके बारे में बताऊँगा। देखिए, जो पहला पेपर था, वो जो पहला पेपर होता था वो हिंदी का होता था, प्लस उसी में ही ऐसे होता था। ठीक है, उसमें ही ऐसे होता था। तो ऐसे 130 नंबर का होता था, 2 ऐसे आते थे। ठीक है, कितने ऐसे आते थे? 2 ऐसे आते थे। एक 75 नंबर का होता था और एक 55 नंबर का होता था, और हिंदी भी इसी तरीके से। तो टोटल ये बन जाते थे 300 मार्क्स का पेपर होता था फर्स्ट, जिसे हम लैंग्वेज का पेपर कहते थे। ठीक है, अब नाउ क्या हुआ है कि ये जो पेपर है, ये जो एक पेपर था पहले जिसे हम लैंग्वेज का पेपर कहते थे, इसको अब 2 पेपर्स में बाँट दिया गया है। यानी कि जो ये हिंदी का जो सिंपल हिंदी का जो पेपर है, वो पहला पेपर होगा, और इसमें जो ऐसे आता था, उसको अलग से एक पेपर बना दिया गया है, जो कि दूसरा पेपर होगा अब इस निबंध में टोटल 3 निबंध आएँगे। पहले कितने आते थे? 2, अब इसमें 3 निबंध आएँगे, और प्रत्येक निबंध होगा 50 नंबर का। तो इस हिसाब से टोटल कितने मार्क्स बने? 150 मार्क्स बने। ठीक है, और सामान्य हिंदी का भी कितने का होगा? 150 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से टोटल आपको कितने 2 पेपरों का जो मार्क्स है वो 300 देखने को मिलेंगे। यानी कि जैसे पहले था लगभग सेम है, पर अब 2 अलग पेपर हो गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अब फिर मैं और पेपर क्या क्या होते थे मैं ज़रा उसके बारे में बता दूँ, ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ गया और किस तरीके से चेंज हुआ है। तो कहाँ पे बताऊँ मैं आपको, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक, चलिए यहीं पे बता देता हूँ कि पहले किस तरीके से होता था। तो हिंदी का हो गया, ठीक है, हिंदी और ऐसे का मैंने आपको बता दिया। बाकी जो ये पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर होता था हिस्ट्री का, ठीक है, तीसरा पेपर होता था ज्योग्राफी का, पहले चौथा पेपर होता था फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का, पांचवा पेपर होता था साइंस का, ठीक है, और छठवां पेपर होता था किसका? छठवां पेपर होता था किसका? इथिक्स प्लस मैथ का। ठीक है, तो इस तरीके से 6 पेपर होते थे। पहला पेपर तो मैंने बता दिया किसका होता था, हिंदी प्लस ऐसे का होता। तो इस तरीके से टोटल 7 पेपर होते थे। अब क्या क्या चेंजेस किए हैं मैं ये बता देता हूँ। अब पहले क्या होता था ना, जो पेपर सेकंड हिस्ट्री था और पेपर थर्ड था जो कि ज्योग्राफी का होता था। ज्योग्राफी का अलग पेपर होता था और हिस्ट्री का अलग पेपर होता था। अब इन्होंने क्या किया है कि पेपर जो थर्ड होगा हमारा, जो पेपर थर्ड होगा, इसी में ही हिस्ट्री को भी डाल दिया है, इसी में ही हिस्ट्री को भी डाल दिया है, और इसी में ही इन्होंने भूगोल को भी डाल दिया है, ज्योग्राफी को भी डाल दिया है। जैसे कि किस में होता है, यूपीएससी पैटर्न बना दिया है इन्होंने, यूपीएससी में भी सेम इसी तरीके से होता है। तो अब आप समझ गए कि ज्योग्राफी का अलग से पेपर नहीं होगा, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी एक ही पेपर होने वाला है अब, जो कि पेपर 3 हम कहलाया जाएगा, या इसे हम जीएस पेपर 1 कहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसमें कुछ छूट रहा था कि जो मैंने आपको बताया, हिस्ट्री का पेपर होता था, ज्योग्राफी का होता था, इकोनॉमिक्स का होता था, ठीक है, और एक पॉलिटी का पेपर भी हुआ करता था। एक क्या होता था, पॉलिटी का पेपर भी हुआ करता था। अब क्या होगा, देखिए दोस्तों, देखिए मैंने क्या बताया, हिस्ट्री का होता था, ज्योग्राफी का होता था, पॉलिटी का 3 पेपर ये हो गए। उसके बाद इकोनॉमिक्स का चौथा पेपर, ठीक है, और पांचवा पेपर साइंस का, और सिक्स्थ होता था ये इथिक्स और मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई।
अब देखिएगा एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। अब क्या होगा ना, जो पेपर 4 यानी कि जीएस पेपर 2, इसमें क्या आएगा आपके पास, इसमें आएगा पॉलिटी, ठीक है, इसके बाद गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस, उसके बाद सामाजिक न्याय, ठीक है, सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, जैसे कि किस में होता है, अगेन यूपीएससी में होता है, उसी पैटर्न में ये आपका बना दिया है। तो ये आपका कहलाएगा GS2 या पेपर 4 इसको बोल लेंगे। उसके बाद जो GS3 पेपर होगा यानी कि पेपर 5, इसमें आएगा आपका क्या, प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें अब आने वाली हैं पेपर 5 यानी कि जीएस पेपर 3 में। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो छठवां पेपर है, सामान्य अध्ययन, जिसमें नीति शास्त्र, ठीक है, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ठीक है, इथिक्स एंड एप्टीट्यूड, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर। तो अभिरुचि जो एप्टीट्यूड है ना, यहाँ पे ये मैथ वाला एप्टीट्यूड नहीं है, ये इथिक्स वाला ही एप्टीट्यूड है, ये इथिक्स वाला ही एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो ये आ गया अब यानी कि पूरा एथिक्स का ही पेपर होगा आपका पेपर 6। यानी कि अब मैंने क्या बोला, पहले क्या आता था 6 पेपर में, जो लास्ट पेपर होता था 7 हिंदी के अलावा जो लास्ट पेपर होता था उसमें इथिक्स प्लस मैथ आता था। यानी कि अब मैथ आपके पास नहीं आएगा। तो जिन बच्चों की मैथ वीक थी, अब उनके लिए थोड़ा सा राहत भरी सांस की बात है। अब मैथ नहीं आएगा, पूरा का पूरा जो पेपर होगा, जो पेपर 6 होगा, वो इथिक्स का ही आएगा, नीति शास्त्र का ही आएगा। अब जो देखिए, जो ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, उसमें पेपर 7 और पेपर 8 है, ठीक है। पेपर 7 और पेपर 8 में क्या हो गया है कि उत्तराखंड राज्य की जानकारी आएगी, उत्तराखंड राज्य की जानकारी आएगी। तो पेपर 7 में उत्तराखंड की जानकारी में क्या आएगा, हिस्ट्री आएगा, और जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो मूवमेंट है वो सारे आएंगे, ठीक है, सोशल मूवमेंट है वगैरह सारे आएंगे। पेपर 8 में क्या आएगा, जो उत्तराखंड की जो पॉलिटी है, उसकी इकोनॉमी है, ठीक है, उससे और जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बाकी देखिए, बाकी जो पहले 2 पेपर है वो 150 नंबर के होंगे, बाकी 200 नंबर के पेपर होंगे। तो इट्स मीन अब आपका जो टोटल जो लिखित परीक्षा का कुल योग है वो 1500 हो गया है। पहले भी 1500 था, अभी भी 1500 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चेंजेस आया है, पहले जो साक्षात्कार था वो 200 नंबर का होता था, ठीक है, और अभी होगा, अभी क्योंकि इंटरव्यू हुआ नहीं है अपर पीसीएस का, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो ये इंटरव्यू है वो 150 अंकों का होगा। यानी कि जो आपकी जो फाइनल मेरिट होगी ना, वो मोस्टली डिपेंडेंट होगी किस पे, जिस तरीके से आपने मेंस में किया होगा, ठीक है। तो अब टोटल जो अंक होंगे 1650 अंकों का आपका इंटरव्यू प्लस मेंस कितने नंबरों का होगा, 1650 नंबरों का होगा। इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। तो अब देखिए सिलेबस की बात, देखिए अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है और जो आप सभी को बतानी चाहिए मुझे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए अब क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या है, देखिए जो शुरू का जो हिंदी का जो पेपर था ना, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें सभी के, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको मिनिमम 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के 35% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते या इतने नंबर नहीं आ पाते, तो उसकी आगे कॉपी चेक नहीं होगी। पहले तो मैं ये आपको बता दूँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा जो अदर पेपर होंगे, जो अदर पेपर बचे, देखिए पहले पेपर के अलावा 7 पेपर बचे, उसमें देखिए प्रत्येक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीसरे नंबर का पॉइंट आप देखिएगा कि परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में, परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में भाषा के प्रश्न पत्र को छोड़कर, क्योंकि भाषा के प्रश्न पत्र में तो 35% का क्राइटेरिया सभी के लिए में, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी है उनको, ठीक है, संबंधित उपश्रेणी के पदों है तो 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है। ओबीसी को 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। और इसके अलावा आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 30% वाला क्राइटेरिया है, एससी एसटी के लिए 25% वाला क्राइटेरिया है, और जो सेनानी है, संग्राम सेनानी है, ठीक है, या पूर्व सैनिक है, उनके लिए 25%, और जो दिव्यांगजन है
उनके लिए 20%, यानी कि मिनिमम हर पेपर में अनरिजर्व को 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे। इसके अलावा ओबीसी को 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, ईडब्ल्यूएस को भी 30% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। और एससी एसटी और जो पूर्व सैनिक है उनको 25% मार्क्स, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 20% मार्क्स। यानी कि देखिए यहाँ पे सिंपल ये बात कही गई है कि देखिए अगर सपोज़ किसी के पेपर टू में ठीक है 35% मार्क्स नहीं आते हैं, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 35% मार्क्स नहीं आते हैं, बट बाकी जो पेपर हैं उनमें 80% मार्क्स आ रखे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसने पेपर वन में 35% मार्क्स ला ही नहीं पाया है। सॉरी, पेपर टू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पेपर टू में 35% मार्क्स ला ही नहीं पाया है, तो फिर वो कहाँ से क्वालिफाई होगा। तो अगर एक भी पेपर में आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो तो आप क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। साथ साथ में एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, साथ साथ में ओवरऑल की बात करूँ मैं, जैसे 1500 का था ना ओवरऑल मेंस, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि 1500 का है ओवरऑल मेंस, तो उसमें क्या होगा ना, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, उसमें क्या होगा, ओवरऑल 1500 में से अनरिजर्व को 40% मार्क्स लाने ज़रूरी है, वैसे ओबीसी को 35% मार्क्स लाने ज़रूरी है, ओवरऑल मतलब 1500 में से। फिर ईडब्ल्यूएस को भी 35%, उसके बाद एससी एसटी को 30% मिनिमम लाने पड़ेंगे 1500 में से। देखिए हर पेपर में तो आपको अलग से क्वालिफाई होना ही है, साथ साथ में ओवरऑल आपको, ठीक है, ओवरऑल मतलब 1500 में से 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, किसको, अनरिजर्व को। फिर उसी तरीके से 35% ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को, एससी एसटी को 30%, स्वतंत्र संग्राम सेनानी को 30%, और उसी हिसाब से दिव्यांगजन और पुरुष सैनिक के लिए भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये तो सिर्फ मेंस की बात कर रहे हैं हम। अब जब टोटल आपका क्या होगा, जब आपका क्या होगा, मेंस प्लस इंटरव्यू हो जाएगा, तो 1650 अंकों का होगा टोटल, ठीक है। तो इस 1650 में से 45% मिनिमम 45% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, अनरिजर्व की बात। वैसे ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए है, और वैसे एससी एसटी और स्वतंत्रता संग्राम वाले लोगों के लिए है, वैसे दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गई होंगी। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, कौन क्वालिफाई है नहीं है, कौन कौन सी रिक्तियाँ यहाँ पे है, आप सभी के सामने ये चीज़ें आपने देख ली। ज़्यादातर लेवल 10 की पोस्ट है, ठीक है, जिसमें जो वो पोस्ट जिनमें अलग से क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन सी पोस्टें थी, 2 पोस्टें थी, ठीक है, 2 पोस्टें थी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक कौन सी थी, परिवीक्षा अधिकारी, जो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंदर आता है, और दूसरा ये उप शिक्षा अधिकारी जो विद्यालय शिक्षा विभाग के अंदर आती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं जो कि इसमें कवर नहीं की गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। देखिए जो सिलेबस है मैंने उसको अभी अच्छे से डिस्कस नहीं किया है, साथ साथ में आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से होनी चाहिए वो भी मैंने अभी डिस्कस नहीं की है, तो उसको भी मैं आपके साथ अच्छे से बताऊँगा। साथ साथ में देखिए मैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्यों बता पाऊँगा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं खुद की अपनी बात करूँ तो एक क्रेडिबिलिटी के लिए यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। वैसे मुझे कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बताना, ताकि आप मेरी बातों पे विश्वास करो, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैंने उत्तराखंड लोअर पीसीएस भी निकाला है, ठीक है, अपर पीसीएस में अभी मैंने मेंस भी दिया है, ठीक है, अभी इंटरव्यू है, साथ साथ में अभी मैं आरओ के पद पे कार्यरत हूँ, साथ साथ मैंने यूपीएससी के 2 मेंस भी लिखे हैं। तो इतनी क्रेडिबिलिटी आई थिंक इज़ इनफ फॉर यू गाइज कि आप मेरी बातों को समझो और अपनी तैयारी उस हिसाब से करो, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आपको आगे भी कोई भी गाइडेंस चाहिए या मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपको कोई भी क्वारीज होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।